हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो हमारा एक लेक्चर हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर में ट्रेड होता क्या है। तो सबसे पहले हमने व्यापार को समझा था और फिर हमने देखा कि व्यापार जो है आपका तृतीयक एक क्रियाकलाप का पार्ट है। और उसके बाद हमने जो है आपका इसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल से क्या संबंधित है, यानी कि जो देश की सीमाओं से बाहर जो हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी व्यापकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक एक करके गौर करके आपका पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें सारे आपको ध्यान रहना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या इसकी स्थिति रही है और कैसी ये चीजें हैं, इनको सबको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब देखिए, प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापक और कर संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए थे। विश्व युद्ध के दौरान के समय में व्यापक और शुल्क हेतु सामान्य समझौता गेट जैसी संस्था जो बाद में डब्ल्यूटीओ बना, यानी कि पहले क्या था, गेट, GATT गेट था, जो बाद में क्या बन गया गेट आपका, ये बन गया डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शुल्क घटाने में सहायता की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्तित्व क्यों है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है और कैसे डब्ल्यूटीओ में महत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिमाण है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवा की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का प्रयोग में लाया जाए तो हर का विशिष्टीकरण व्यापार का जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवा की तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और सिद्धांत यह है, व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में क्या कह रहे हैं, आधुनिक जो आपका समय है, आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली में कई युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलाने वाले लाभों को छोड़ने में इच्छुक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, विभिन्न संसाधनों जैसे भूविज्ञान, उच्चावत मृदा, जलवायु विभिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से अपरिवर्तित हैं। कैसे हैं? असमान रूप से जो है अब आपका परावर्तित है। ठीक। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नता फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि की संभावना अधिक होती है। यह पर्यटकों को आकर्षित करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व के असमान रूप से वितरित हैं। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। कैसी है? जो उपलब्ध है उनका जो आधार है वो आपका प्रदान करती है। ठीक। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप और जंतुजात प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पाद की विविधता को सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्र से ही होता है। केला, रबड़, कहवा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही उगते हैं। कह रहे चाहे कहवा हो जाए, चाहे केला हो, रबड़ हो, ये सब कहाँ होते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उन्हीं में उगते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस सारी चीजों को देखना है कि आखिर में इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है। ठीक। और इसको आप देखते रहेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत सही और आपको अच्छी चीज से ये सब सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक। तो आप देखिए, जो भी ट्रेड होता है, किसी गुड्स का होता है, किसी आपकी सर्विसेज का जो आपका ट्रेड है वो होता है, तो अलग अलग रूप में क्या है हमको ट्रेड देखने के लिए मिलता है। अब उसके कुछ कारक हैं। पहला, जनसंख्या कारक।
पॉपुलेशन फैक्टर है इसमें। क्या कह रहे हैं, विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार में की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक, विशिष्ट संस्कृति में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं, जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। अब देखिए, चाहे जो आपका कल्चरल फैक्टर होता है, उससे जो भी कला है, हस्तशिल्प कला है, कोई आपका ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो विश्व भर में आपका विकसित होती हैं, तो इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पर्स यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, ब्रोकेड यानी कि खास किस्म की जरदार बूटेदार कपड़ा, ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम, इंडोनेशिया की बटीक यानी कि छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प कला है। अब देखिए, हर जगह का आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपका स्पेशलाइजेशन तो आपको क्या मिलेगा, हर देश में वो आपको देखने के लिए जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं पर आपके जो चाइना में जो आपके चीनी मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, इराक में जो है आपका प्रसिद्ध जो कालीन है वो मिल जाएगा, इंडोनेशिया में छींट वाला, और अफ्रीका में जो आपका चमड़े का काम है ये मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको मेंटेन मिलता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब है जनसंख्या का आकार। सघन बसा वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्यिक व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पाद की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ ही कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुओं को खरीदने में सामर्थ रहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जो उनको खरीदने में आपके सामर्थ्यवान रहते हैं। ठीक, आर्थिक विकास का आपका प्रसार। देश के आर्थिक विकास में विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव यानी कि प्रकार परावर्तित होता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादन का विनिर्माण किया जाता है, जबकि औद्योगिक, राष्ट्रीय मशीनरी और विनिर्मित उत्पाद का निर्यात करते तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थ को आयात करता है। ये हमको देखना है। विदेशी निवेशकों की सीमा। विदेशी निवेशक विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, जिनके पास खनन, प्रबंधन, तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ, कपड़ा, बागवानी, कृषि के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योग विकास के औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थ, खनिज का आयात सुनिश्चित करते हैं और अपने निर्मित उत्पाद के लिए बाजार निर्यात है। यह है संपूर्ण चक्र देश के बीच में व्यापार के परिमाण के आगे बढ़ाता है। क्या कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यापार निर्माण को चीजों को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? तो इतना थोड़ा सा आप इसको देखेंगे कि कैसे क्या चीजें हैं जो ये सब चीजों करती हैं। फिर बात करते हैं परिवहन पे। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और सुनिश्चित संसाधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्र में व्यापार को प्रतिबंधित करता है। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे रत्न, रेशम तथा मसालों का लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता है। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतलन का परीक्षण ही बेहतर संसाधनों के व्यापार के स्थानिक विस्तार का अनुभव किया जाता है। क्या कह रहे हैं, इन सभी चीजों का जो अनुभव है वो आपका किया जाता है। ठीक, ये आपका ध्यान रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में 3 बहुत महत्वपूर्ण पथ हैं। ये हैं विनिर्मित वस्तुओं के मुख्यता प्राप्त कर ली है और वर्तमान समय में परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दिशा। व्यापार संयोजित पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित और निर्यात वस्तुओं की सेवा के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पाद का
व्यापार प्रधान है, बाद में विनिर्मित वस्तुओं के प्रमुखता प्राप्त कर ली है और वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्मित क्षेत्र में अधिपति में है। सेवा क्षेत्र में जिससे यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवा सम्मिलित हैं। ऊपरी प्रति दर्शाती है कि तालिका 9.1 की कुल व्यापारिक माल में आयातित व निर्यातित की गति गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ी है। चित्र 9.3 को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 2005 से 2015 तक विश्व व्यापारिक निर्यात में निर्मित सबसे अधिक 2005 से 2006 में व्यापारिक निर्यात विनिर्माण में सर्वाधिक योगदान करता है। ईंधन और खनन तथा कृषि उत्पाद में भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे करते हैं? ये सारी चीजें जो हैं आपका इंपॉर्टेंट रोल्स जो हैं इसमें निभाते हैं। विश्व व्यापारिक में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि कई एशियाई देशों का योगदान जो है इसमें बढ़ रहा है। तो ये चीज आप अच्छे से देख सकते हैं और इसमें जो है आप महसूस भी कर सकते हैं कि किस तरह से जो व्यापारिक क्षेत्र है या जो रूप है वो किस तरह से आपका बढ़ रहा है और किस तरह से आपका घट रहा है। ये चीज आपको देखनी है कि जो ट्रेड है, अगर आप ट्रेड को देखोगे तो चाहे उसमें परिवहन फैक्टर में रहा हो, जनसंख्या कारक, ऐसी क्या चीजें रही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपका योगदान कर रहे हैं। ठीक, विश्व व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशिया देशों का योगदान बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है और खास बात करें कॉन्टिनेंटल के हिसाब से, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्टिनेंटल के हिसाब में अगर हम लोग देखें तो ये एक एक चीजें जो हैं मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। इन सारी चीजों में एक एक चीज आपको स्पष्ट होती है। वो स्पष्टता क्या है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यूरोप का जो योगदान है घट रहा है। पहले यूरोप जो था वो ट्रेडिंग में पूरे विश्व में सबसे आगे था, लेकिन अब क्या हो गए, एशियाई कंट्री में आप देखिए चाइना का बहुत अच्छा हाथ है, भारत भी बहुत ठीक ट्रेड कर रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में आपका बहुत सारे गुड्स का जो क्या करती हैं आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है आपका करती हैं। चलिए इसको देखिए और इतना बताइए, इतना समझाइए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका ट्रेड में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या उनका रिजल्टेंट है, कितना कोई ट्रेड कर पाया है विगत। आप इन 10 साल के हिसाब से आप इनको बैलेंस करके अच्छे से जो है देख सकते हैं और इस पर आप बात भी कर सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए आप इसको, देख लिया आप लोगों ने? तो इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए, सारा ट्रेड के विषय में जो है जो हम आपका पढ़ रहे थे, इसको देख रहे थे, इसको देख लें। व्यापार की दिशा। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्य परक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्याशा परिवर्तन हुआ है। यूरोपीय देशों में विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के व्यापारिक समझदारी के रूप में उभरे हैं तथा विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी है। कैसे हैं? विनिर्माण जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार में वो अग्रणी है। उस समय जापान में भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। कह रहे हैं कि जो आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था वो कौन था आपका? वो यही था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार में अद्वितीय परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए
जबकि भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों ने विकसित देश के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी और व्यापारिक वस्तुओं की एक प्रकृति में आपकी बदल गई। अब देखिए, अगर आप व्यापार की दिशा देखोगे, जो ऐतिहासिक रूप था, यानी कि हम किस तरह से ट्रेड करते थे उस समय 19वीं सदी के दौरान, आपका व्यापार में के दौरान बहुत सारी प्रत्याशा जो आपके चीजें थी वो चेंज हुई। और अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी, तो 20वीं सेंचुरी में भी बहुत तेजी से आपका परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भारत, चीन में विकासशील देशों में विकसित देशों के साथ आपके प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी गई है। तो जो ये अब आपकी प्रतिस्पर्धा है, ये सारी चीज आपका शुरू हो गई है। अब है व्यापार संतुलन। क्या है? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात इसी प्रकार के लिए वस्तु और सेवाओं की मात्रा का प्रकलन करता है। यदि आयात की वह मूल्य देश के निर्मित वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य के तुलना में अधिक है तो यह देश के व्यापार का संतुलन जो है धनात्मक और अनुकूल है। कैसा है? ये आपका पॉजिटिव है और आपका निगेटिव है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है। जो देश का क्रय है उस देश के क्रय पर अधिक आपका जो व्यय है वो आपका करता है, जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति का अभिप्रेरक है। कैसा है? वित्तीय संचय का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहले देखिए क्या होता है। आप ये तो एक बुकी नॉलेज है। सबसे पहले समझिए, आप किसी देश से व्यापार करते हैं, कुछ भेजते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आपका इस तरह से होता है। ठीक। अब देखिए, जब क्या होता है, जब हम वस्तुओं को ज्यादा मंगाते हैं और भेजते कम है तो हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। यानी कि आपने चीजें खरीदी गई ज्यादा है, दी गई कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको बैलेंस देना पड़ता है। देखिए, और एक चीज ध्यान रखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आपका बैलेंस होता है, संतुलन होता है। कैसे? आपने 100 रुपए की चीज को भेजा, मतलब आपने निर्यात किया, आयात आपने 200 की करा, तो आपको 100 रुपए की चीज आपको देनी होगी। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि आपने दूसरे देश से ट्रेड किया हो, उस देश को आपको पैसे देने हो, तो वो कह सकता है कि ये ट्रेड आप उस देश के साथ एडजस्टमेंट कर लें। तो इस तरह से भी जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका मेंटेन हो सकती है। ठीक। और अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन है तो जो आपका क्राइसिस होता है उस समय में संकट की समाप्ति का भी प्रेरक होता है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं होता, आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो है आपका, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर जो आपको जो बाहर से वस्तुएं मंगानी है आप उनको मंगा नहीं पाएंगे, और ना मंगाने की वजह से जो आपके अंदर देश की वस्तु है उनकी शॉर्टेज है, जो शॉर्टेज के रूप में होंगी उनका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिनको लोग खरीद नहीं पाएंगे। यानी कि भारत में या किसी देश में भी मंदी जैसी स्थिति आ सकी है। तो मंदी जैसी स्थिति से आपका उभरने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत जरूरी है। क्लियर है? ताकि हम दूसरे देश से क्या कर सकें, उन सारी चीजों को आपका अच्छे से आपका मंगा सकें। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो आपका व्यापार है उसके क्या प्रकार हैं, इस प्रकार को थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार का वर्गीकृत है। कितने प्रकार में है? 2 प्रकार में। कौन कौन से? पहला है द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि 2 आपका देशों के बीच या 2 पक्षों के बीच होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। आप कभी कभी न्यूज में देखते होंगे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो कुछ व्यापारिक चीजों पर समझौता करते हैं, और जब आपका चीजों पर आपका समझौता होता है तो अखबार में लिखा मिलता है कि ये जो व्यापार है ये द्विपक्षीय है और बहुपक्षीय है, पाक्षिक है। देखिए,
द्वैपाक्षिक व्यापार में दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करते हैं। मान लीजिए भारत और चाइना के बीच ट्रेड हुआ, भारत या यूएस के बीच हुआ, तो दोनों एक दूसरे से मिलकर करते हैं। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकते हैं। देश खैर कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदने अथवा इसकी स्थिति के विपरीत भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इन चीजों के आपका एक दूसरे के निर्दिष्ट वस्तुओं के आपका विपरीत भी ये क्या है आपका हो सकते हैं। बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि सबसे ही स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, वहीं देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। कुछ देश व्यापारिक समझदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र यानी कि MFN की स्थिति प्रदान करता है। कैसा करता है? MNF यानी कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। कैसे? सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र यानी कि जिनसे जैसे भी चाहो आप लोग अच्छे से आपका ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। चलो बच्चों, यहां तक कुछ डाउट किसी का? कोई आपकी क्वेरी, कोई आपका प्रश्न, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो एक पक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार को आप लोग समझ सकते हैं। एक आया मुफ्त ट्रेड की स्थिति यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कुछ देखिए, जब कुछ व्यापारिक समझौते होते हैं तो उनमें कुछ टैक्स होता है, कुछ एक दूसरे के साथ सीमा शुल्क लगते हैं, लेकिन कुछ देश आपस में क्या करते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं। क्लियर है? मुक्त व्यापार समझौता। तो इस मुक्त व्यापार समझौते को हम लोग कल प्रारंभ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको जो है एक एक करके सबसे अच्छा इन चीजों को आपको देखना है। क्लियर है? और इसमें आपको एक एक करके जो है अच्छे से आपको बात करनी है और इन पर जो है आपको गौर करके इन सब चीजों को देखना है। क्लियर है? देखा आप लोगों ने? चलिए, कुछ इसमें पीछे पूछना हो, कोई भी ऐसी डाउट, कोई भी कुछ क्वेरी, मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस तरह से हम इस पूरे चीजों को जो है ट्रेड का हर एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसमें जितने भी ये सारे फैक्टर हैं आप इनकी स्थिति को एक बार गौर करके जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी आपको डाउट बनता है तो आप इनको देख सकते हैं और एक एक करके जो है आप गौर करके जो है आपका देख सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा ये ग्राफ की स्थिति को भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब मैं आपको ग्राफ बना भी सिखाऊंगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्राफ आपका बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और उन्हें जो है आपका समझ नहीं आता। ठीक? तो मैं ये सारी चीजें जो हैं ये भी मैं आपको एक एक करके आपको सुनाऊंगा। देख लिया इतना आपने? बच्चों, आप इस चैप्टर को घर पर जाकर एक बार रिवीजन कीजिए। कोई डाउट बनता आप मुझसे पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज क्या करना है, आप लोगों को चैप्टर को रिवीजन करना है। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।